बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद हैं कश्मीरी रहनुमा और PTI के तर्जमान कह लें, क्योंकि बड़ा अर्सा हो गया इनको तर्जमानी करते हुए, जनाब फारूक आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। तो कल 5 अगस्त और यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में। कश्मीरियों को भी हमारे साथ ही आज़ादी मिली थी, पाकिस्तान के साथ ही शामिल थे, मगर जो इंडिया का गाज़बाना कब्ज़ा था वो उस पर हो गया और आज 73 साल हो गए कश्मीरियों को आज़ादी की जंग लड़ते हुए। तो फारूक साहब भी कश्मीरी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और कश्मीरी जो हैं वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और इसके अलावा जो आवाज़ें उठ रही हैं उनका कोई फ़ायदा भी हो रहा है कश्मीरियों को, या वो उनके लिए कोई जानी नुकसान का सबब बन रहा है? क्योंकि जो खामोश आवाज़ होती है, कमज़ोर आवाज़ होती है, वो हमेशा नुकसान पहुंच जाती है। UNO भी खामोश है, UNO ने बल्कि मुंह पे पट्टी बांधी हुई है, वो मुंह पे पट्टी और आंखों में उन्होंने काली ऐनक लगाई हुई है, इसलिए उन्हें नज़र नहीं आता। तो फारूक साहब, इस वक्त कश्मीर की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको यौम इस्तेहसाल का बताता हूँ कि ये यौम इस्तेहसाल कैसे, क्योंकि इससे पहले 27 अक्टूबर 1947 वो यौम गाज़बाना कब्ज़ा था, भारत ने जब कश्मीर में कब्ज़ा किया था। और इससे पहले की सूरत हाल है कि ये कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जो है ये 100 साल से ज़्यादा पर मुहित है। सब शाह अली खान ने रावलाकोट में अपनी जिंदा इंसानों की थालें जो है वो उतरवा दी गई थी, और उसके बाद जो है यौम शहदाए कश्मीर 1931 में 13 जुलाई को, उसमें भी कश्मीरियों ने अपनी जानों का नजराना। ये एक स्ट्रगल है कश्मीरियों की जो इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगी हुआ ये। लेकिन इस वक्त ये जो ज़्यादा एकदम ये लहर आई है वो इसलिए कि जब 1947 में महाराजा कश्मीर ने जब आज़ादी मिली बरसगीर में पाकिस्तान हिंदुस्तान को, तो महाराजा कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, माहिदा कायमा। उसके तहत तमाम डाखानों पर और सारे रसूल वसाइल के जो सोर्सेज थे उन पे और खुराक की तरसील वगैरह ये सारी पाकिस्तान के सपोर्ट कर दी गई। इसमें यह कि इंडिया जो कश्मीर पे नजरें जमाए बैठा था उसने कश्मीर में एग्रेशन शुरू किया और कश्मीरियों ने भी इस बात को भाप लिया और उन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारा इलाका कश्मीर का वो भारतीय डोगरा महाराजा हरी सिंह से छुड़वा लिया। इसमें यह हुआ कि हरी सिंह जो है वो भाग के दिल्ली चला गया और उसने भारत के साथ एक लेटर ऑफ सक्सेशन दिया, उस पर दस्तखत किए, जिसके तहत आर्जी तौर पर भारत ने कश्मीर का इंतजाम संभालना था। लेकिन हुआ ये कि उसी दूसरे रोज़ ही भारत ने अपनी फ़ौजें श्रीनगर एयरपोर्ट पे 27 अक्टूबर को 1947 को उतार दी, जिन्होंने श्रीनगर और वैली पर पूरा अपना कब्जा जमा लिया। इसमें यह कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जनरल ग्रेसी से, जो यहाँ पे हमारी फ़ौज के कमांडर चीफ थे, उन्हें कहा कि ये आप भी कश्मीर में अपनी फ़ौजें दाखिल करें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मैं जनरल ऑकलिंग के मातहत हूँ, जो कि फील्ड मार्शल है और दिल्ली में, जब तक वो मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो उस वक्त तक मैं ऐसे अपनी फ़ौजें भारत की फ़ौज के सामने नहीं खड़ी कर सकता, क्योंकि ये दोनों अफवाज जो है वो एक ही फील्ड मार्शल के मातहत है। तो इसमें फिर ये हुआ कि जो एयर चीफ थे वो भी जो है वो अंग्रेज़ थे। तो ये कायदे आज़म की ज़िंदगी का बहुत एक बड़ा सेटबैक था, जो कहते थे कि पाकिस्तान जो की शारक है कश्मीर, तो वो कश्मीर जो है, लेकिन कायदे आज़म बिल्कुल पुरउम्मीद थे कि भारत ने गाज़बाना कब्ज़ा किया। लेकिन हुआ ये कि लेटर ऑफ एक्सेशन जब हुआ, जब एक्सेशन इंडिया के साथ हुआ, तो महाराजा हरी सिंह और भारत रियासत कश्मीर और भारत के दरमियान एक समझौता हुआ। वो समझौता ये था कि भारत कश्मीर की खसूसी हैसियत को जो है ना वो बहाल रखेगा, वहाँ पे अपना असर वसूख नहीं करेगा, और वहाँ का वजीर जो चीफ मिनिस्टर समझ लें वो होगा वज़ीर आज़म ही कहलाएगा। तो उस वक्त से
कश्मीर की अलहदा जुदागाना हैसियत जारी थी और उसे फिर आइनी तौर पे इस समझौते को शामिल किया गया जो भारत के आइन में 370 और 35A था, वो नाफिज रहा और ये काफ़ी अर्सा ये सिलसिला चलता रहा। इसके साथ साथ ये हुआ कि कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद आज़ादी जारी रखी और इसमें 1990 में इसमें तेज़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आ गई और उसके बाद फिर ये हालात भारत के हाथ से जो है ना निकलते गए। फिर उसमें शहीद मकबूल भट्ट, अफजल गोरू और बुरहान वानी शहीद और ऐसे बहुत से नामवर कश्मीरी जिन्होंने अपनी जान आफरीन का नजराना जो है वो सुपुर्द किया। तो फिर उसके बाद अल्लाह के सुपुर्द किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि भारत ने इस एग्रेशन को जारी रखा और उन्होंने और कश्मीरियों ने भी अपनी जद्दोजहद तेज़ से तेज़ कर दी। तो इस पर भारत जो है मजबूरन उसकी ये पसपाई थी या समझ लें कि उस आखिरी हरबे के तौर पे उसने 370 और 35A को मनसूख कर दिया। लेकिन वो मनसूख करने का मजाज नहीं था, अखलाकी कानूनी जवाज़ नहीं था, क्योंकि एक मायदा था रियासत कश्मीर और भारत के दरमियान। और जब तक पूरे कश्मीर की रियासत बशमूल ये आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान में वहाँ और जो कश्मीर की असम्बली वो जब तक इस मायदे की तनसीख ना करते तो इस वक्त तक ये मनसूख नहीं हो सकता था। लेकिन भारत ने अपने जोर पर, अपने जबर पर उसे मनसूख किया। और उसके बाद ये हुआ कि उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि वो वहाँ की कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करे। डेमोग्राफिक चेंज का मतलब है कि वहाँ पे आबादी के तनासब को तब्दील किया जाए। वहाँ पे हिंदू पंडितों को, हिंदुओं को जो फौजी वहाँ रिटायर हैं उन्हें ला के वहाँ पे बसाया जाए और वो हिंदू जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए थे सियालकोट और नवाई इलाकों से, उन्हें भी आज तक, चूँकि कश्मीर स्टेट ने उन्हें अपने शहरी का दर्जा नहीं दिया था, रियासती शहरी नहीं थे, उन्हें भी भारत जो है वो स्टेट के शहरी का दर्जा देना चाह रहा। और कोई भी, और उसके बाद ये हुआ कि 5 अगस्त को तो उन्होंने 5 अगस्त 1999 को तो उन्होंने ये मनसूख कर दिया था। लेकिन अक्टूबर 31 को उन्होंने कश्मीर को बाज़ाब्ता तौर पे, कश्मीर को, लद्दाख को बाज़ाब्ता तौर पे भारतीय यूनियन का हिस्सा करार दिया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो भारत से आए हुए लोग थे उन्हें शहरियत देनी शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा सेटबैक था और कश्मीरियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी। कश्मीरियों ने इस पर बहुत पुरजोर एहतजाज किया जिस पर एक लॉकडाउन लगाया गया था और वो लॉकडाउन किसी न किसी सूरत में आज तक नाफिज है और ये मेरा ख्याल है इंसानी तारीख का सबसे बड़ा लॉकडाउन था। तो ये इसके जो ये 5 अगस्त को जो ये उन्होंने मनसूख किया था अपने आइन में से ये शी, तो उसकी वजह से 1 साल मुकम्मल होने को है। इसमें हम आज जो है 5 अगस्त को जो है वो यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। ये इस्तेहसाल भारत की तरफ से जबर इस्तेहसाल का सिलसिला अब भी जारी है। और ये भी देखें, ना सिर्फ भारत कश्मीर में बल्कि जो मुसलमान भारत में उनके साथ भी जो है ना यही सलूक कर रहा। भारत मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। वहाँ पे नस्ल परस्ती की और नस्ल कशी की एक लहर उठी हुई है जो मोदी हुकूमत जो है, जिसमें मोदी के साथ जो टोला शामिल है, अमित शाह है और दूसरे हैं, वो जो पूरा टोला है ये एक नाज़ी टोला जो हिटलर का पैरोकार है और ये एक फ़िरका परस्ती की लहर को और दहशत गर्दी की लहर को हवा देते हैं। और इसके अलावा भी अब देखें कि जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल्कुल उसका इल्ज़ाम भारत में लगा दिया कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। तो ये देखिए भारत का ये घिनौना चेहरा, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का ये कारनामा है कि दुनिया के सामने जो है ना ये भारत का ये दहशत गर्दाना चेहरा जो है उसको वाज़े किया है, उसको अयां किया है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी अब ये कि भारत की पोजीशन भी नहायत कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि भारत जो है वो चीन के साथ जो है सरहदी तनाज़ात में है और चीन ने उसके काफ़ी सारे इलाके पर कब्जा कर लिया है। फिंगर जो पैनगोंग झील थी उसकी फिंगर 1 to 8 भारत के ज़ेर कब्जा थी, जिसपे अब फिंगर 1 to 3 जो है भारत के पास है, जबकि 4, 5, 6, 7, 8 ये चीन के ज़ेर कंट्रोल। ये 300 किलोमीटर वाली झील है, ये बहुत लंबी झील है और इसमें जो फिंगर्स हैं वो काफ़ी ऊंचाई पे जो है चाइना आ गया और अब भारत जो है
वो वहाँ दोबारा अमल दखल अपना नहीं कर सकता। इसके अलावा गलवान घाटी में चीन ने जो उनकी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है वहाँ तक कब्जा कर लिया, क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वहाँ पे आता है जहाँ पे श्यूक नदी और गलवान नदी आपस में मिलते हैं। और भारत और चीन का दावा है कि ये जो उसका श्यूक और गलवान का संगम है, यहाँ तक चाइना का इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे भारत ने जो सड़क बनाई है, जो उसके ओल्डी दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, एक बहुत लंबी सड़क जो कि डिफेंस के नुक्ता नज़र से नहायत अहम है, जो बिल्कुल चाइना की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके साथ साथ ट्रैवल करती है। तो वो जो है वो चाइना के बिल्कुल कंट्रोल में आ गई है। और अब दौलत बेग ओल्डी तक का जो रास्ता है, जो एयरपोर्ट है 16,000 फीट पे, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन एयरपोर्ट है, वो भी जो है ना उस पर भी चीन की फौजें तकरीबन 15 किलोमीटर पे, और वहाँ पर भी अब जो उनकी फ़िज़ाई तरसील है उसका काम धर्म भरम हुआ है। और ये जो ज़मीनी रास्ते से जो डंपिंग होती थी सियाचिन ग्लेशियर पे, ये भी मुतासिर हुई, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी के बाद सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये भी हुआ है कि वो भारत जो है वो इंतहाई मसाइब में गिरफ्तार है, और चीन ने एक्साई चीन को अपना इलाका डिक्लेयर कर दिया है। उसके अलावा चीन के चुनाई ने कहा था कि ये जो है ना हमारी और मज़ीद 5 फिंगर्स हैं। तिब्बत हमारी हथेली है जिस पे उसने पहले कब्जा कर लिया, और ये 5 फिंगर्स में उसने अरुणाचल प्रदेश अपना और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और ये सारे जो है सिक्किम, उसने कहा कि ये सारे जो है उत्तर प्रदेश, ये झारखंड, तो ये सारे हमारे इलाके हैं। तो भारत ने कहा ये 5 फिंगर्स हमारी हैं चीन का। तो भारत को इस पर भी बड़ी तशवीश है। भारत अपने गरीब आवाम का पेट काट कर जो है ना अपने डिफेंस पे अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। उससे भी राफेल तैयारे भी लिए हैं और दूसरी चीज़ें भी ले रहा है रूस से। अच्छा, मिसाइल भी आप जो कि कश्मीरी हैं, कश्मीर की सूरत को बेहतर जानते हैं, आपके वहाँ पे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, और इसके अलावा जो कश्मीर के साथ साथ इस वक्त इंडिया में जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, वहाँ की जो 7 रियासतें हैं वो इस वक्त बिल्कुल आज़ादी हासिल करने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। और आपको पता है कि वहाँ पे मोदी सरकार जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है, फेल हो चुकी है, और अनकरीब वहाँ पे जो उनकी आज़ादी है वो रुनमा होने वाली है। वहाँ पे सिखों की बहुत बड़ी तादाद है। और आप इस हवाले से बताएं कि इंडिया में इस वक्त जो 7 रियासतों में आज़ादी की तहरीक कर रही है, वो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? 7 रियासतें नहीं बल्कि ये ज़्यादा है। इसमें खुद भारत की सरकार ने एक कमीशन कायम किया था हाई कोर्ट के जजेस के सरबराही में, 2 जजेस थे उसमें। उसने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसने कहा कि ये 50% इंडिया इज़ रेड कॉरिडोर, यानी 50% इंडिया में आप फौज की मदद के बगैर एंटर नहीं हो सकते। तो ये देख लें कि ये भारत की नाकामी का। और मैं बताता हूँ कि एक खुशवंत सिंह साफ़ी भी थे, बहुत मशहूर साफ़ी थे और सारी दुनिया में माना जाता है, और वो MP भी थे भारत के। तो उन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ इंडिया, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, और उसमें उन्होंने इस बात का इशारा दे दिया था कि अगर इस तरह के राष्ट्रीय सेवक संघ BJP ये जो है इक़्तिदार में आएंगी, और मोदी का नाम तक लिखा था उन्होंने कि अगर ये आएंगी, अब वो फौत हो चुके, तो ये भारत खुद अपने बोझ से टूट जाएगा। ये फ़िरका परस्ती से, नस्ल परस्ती के और गिरोहबंदी के बोझ से भारत टूटेगा, और भारत उसी तरफ जा रहा है बैन, बिल्कुल जैसे उन्होंने नाम ले के लिखा था कि ये ऐसे कि भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे लिखा कि पाकिस्तान या चाइना की जरूरत नहीं, भारत खुद अपने गलत रवैयों की वजह से ये जो है खुद टूटेगा, और उसके बाद ये सारी इलाके जो है रियासतें आज़ाद होगी। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद होगा। और जो डंपिंग नहीं हो रही सियाचिन पे और कारगिल में, तो उसकी वजह से ये जो है अगर खुदा करे कि ये कोई सिलसिला ऐसा बने कि चाइना की तरफ से हो, तो हमने जैसे पहला एक मौका खो दिया था जब चाइना भारत वार थी 62 में, तो उस वक्त चाइना ने कहा भी था कि आप कश्मीर को ले लें, लेकिन हमने अमेरिका के कहने की वजह से उनके सबज़बात में आकर हमने वो अटैक नहीं किया था। लेकिन अगर आज ऐसा कोई माहौल बनता है तो ये कारगिल जो है ये पाकिस्तान की झोली में पक्के आम की तरह गिर जाएगा। सही। अच्छा, इस वक्त चीन की और जो इंडिया की जंग है
वो तो तकरीबन अब मेरा ख्याल खामोश है। जो कब्जा करना था चाइना ने वो कर लिया, और उसको अब भारत ने भी मान लिया कि वाकई उन्होंने कहा कि हमारी जगह पे किसी ने कब्जा नहीं किया। तो और जो चाइना ने कब्जा किया था, इसका मतलब वो जगह उसकी पक्की हो गई। ये लद्दाख और इसके अलावा अच्छा, इस तरह जो कश्मीर है, ये आप समझते हैं कि इस साल, अगले साल या आइंदा आने वाले कितने सालों में ये कश्मीर जो है वो आज़ाद हो जाएगा, अपनी मर्जी से वो वहाँ के लोग जो है अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकेंगे? देखिए जी, ये 370 जो थी ना, ये एक बाइंडिंग थी भारत और कश्मीर के दरमियान, रियासत कश्मीर और भारत के। जब भारत ने ये तोड़ दिए तो अब जो लद्दाख का इलाका चीन ने भी हासिल किया, अब वो उसी का है। क्यों कि अब वो बाइंडिंग नहीं है। अब ये भारत ने एक तरफा तौर पे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया है, लेकिन इसकी भारत की कोई वक़्त नहीं। अब तो ये है कि वो अब जो मुल्क जहाँ जिस इलाके पे कब्जा करेगा उस पर उसी की अमलदारी तस्लीम की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इस एक आध साल में ये सारा जो काम हो जाना। और चीन ने जो कब्जा किया है ना, तो भारत तो अब अमेरिका की शय है। अब साउथ चाइना सी में जो है ना, वो अमेरिका और दूसरे कई ममालिक जो है, जिसमें फ्रांस भी है और दूसरे भी है, वो वहाँ पे बहरी मशकें कर रहे हैं। वो साउथ चाइना सी जो है वो वो रास्ता है जहाँ से चाइना की तजारत होती है। और ये कई ट्रिलियन, 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पे बिजनेस होता है सालाना। तो ये साउथ चाइना पे इनकी साउथ चाइना जो समंदर है, इस पे अब एग्रेशन करना चाहता है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि वो भारत को मुलविस करके आबनाए मलाका को बंद कर दे, क्योंकि आबनाए मलाका से ही सारी जो है ना तजारत जो उस रास्ते से होकर जाती है, जिसमें इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, ताइवान भी है। लेकिन वहाँ पे एक ताकत ऐसी है कि जिससे भारत भी खौफजदा है और अमेरिका भी खौफजदा है। वो है शुमाली कोरिया, किम जोंग, जहाँ जिसका सदर है। और किम जोंग के पास इस वक्त ना सिर्फ न्यूक्लियर मिसाइल है, बल्कि उसके पास जो है वो और बहुत सारे जो ईथल वेपन्स हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉम्ब है और लंबी दूर मार करने वाले मिसाइल हैं जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं। तो अमेरिका बहुत खाइफ है, तो वो किम जोंग की हुकूमत से है, शुमाली कोरिया से है। तो इसके अलावा अब चीन का कब्जा हांगकांग पे हो चुका है। वहाँ पे उसने नया कानून, सिक्योरिटी कानून भी लागू कर दिया, जिस पे चीन के खिलाफ कोई भी बात करना जो है 5 साल की सजा है उसकी। और अब ताइवान पे जो चीन का दावा है, वो भी मैं समझता हूँ कि ये हाल होने के करीब है, क्योंकि ताइवान भी जो है वो चीन के खिलाफ बहुत ज़्यादा बयान दे रहा है और चीन के खिलाफ उसकी जंग में वो अमेरिका के साथ शामिल होने की बात कर रहा है। लेकिन ये अब जो नया सिनेरियो बन रहा है, इस जिसमें पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, सिक्किम, बांग्लादेश और श्रीलंका और फिर ईरान भी शामिल है, और फिर तुर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये घेरा भारत के खिलाफ तंग हो रहा है, और भारत को चाहिए कि इस वक्त तो मसला कश्मीर को गुफ्त शदीद से हल कर ले, कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दे, ताकि ये मसला यहाँ ख़त्म। वरना यही मसला जो है ना, ये न्यूक्लियर वॉर का भी सबब बन सकता है। ताइवान ने जो सेंटागो जजीरा है जो साउथ चाइना सी में है, उस पर जो है ना अपना दावा किया हुआ है जापान ने। तो सेंटागो जजीरा एक ऐसा, और ये जो साउथ एशिया सी है, ये मादनियात की दौलत से भी मालामाल है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, पकड़ी जाती हैं, वो साउथ दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो वो है वो अगर अब जंग होगी ना, तो उस खित्ते में होगी, साउथ चाइना सी में होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जंग जो है, ये किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होती। जंग डिजास्टर, तबाही का नाम है, इससे हर मुमकिन बचा जाना चाहिए। लेकिन भारत को भी चाहिए कि वो होश के नाखुन ले, और वो जो उनके एंकर्स जो उछल उछल के जो बातें करते हैं, अब वो बातें करने की, चीन के खिलाफ तो बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने। चीन के खिलाफ तो अब एक बात भी नहीं करते। हाँ, राहुल गांधी के ट्वीट सारी दुनिया के जो मीडिया चला रहा है, जिसमें राहुल गांधी कहता है कि अगर चाइना ने नहीं कब्जा किया तो आप वज़ीर आज़म आके बताएं कि चाइना ने नहीं कब्जा किया, और अगर किया तो फिर भारत की ज़मीन पे क्यों किया। राहुल गांधी और कांग्रेस पर इस मसले में भारतीय मीडिया जो है बहुत वो नाराज़ है उससे, और वो समझते हैं कि इस वक्त जंग के हालात हैं, तो राहुल गांधी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी सही बातें कर रहे हैं। और जो हमारा एक आज़ाद कश्मीर है, एक मकबूजा कश्मीर है,
आज़ाद कश्मीर को अगर पाकिस्तान का सूबा डिक्लेयर कर दिया जाए तो इसमें कश्मीरियों के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इसे सूबा डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत है। ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा है, वो हमारे पाकिस्तानी आइन की किसी शीट के तहत जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आप पहले औराक 1-2 खोलें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की जो हदूद मुतय्यन की गई है जो आइनी, वो 4 सूबों तक ही हैं, और उसमें किसी 5वें सूबे का जैसे गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ है। तो ये इस तरह ही है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको डिक्लेयर करेंगे तो फिर भारत ने उधर उनको यूनियन का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, भारतीय यूनियन का, तो फिर ये तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। कोई मसला नहीं बनता। इधर पाकिस्तान जीबी की अवाम भी चाहती है कि उन्हें एक शनाख्त दी जाए। शनाख्त का मतलब ये उन्हें एक सूबे की हैसियत दी जाए। तो अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, इसके साथ ही मकबूजा कश्मीर को भी अगर साथ शामिल करके एक सूबा बना लिया जाए तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यूएनओ की इतने अरसे से आंखें बंद हैं तो मेरा ख्याल है कि अब इसके लिए दुनिया को शोध करने की जो आप जरूरत बात नहीं कर है। रहे हैं ना, ये जनरल मुशर्रफ का 4 नुकाती फार्मूला भी था कि जिसमें कश्मीर के अवाम को आज़ादाना आमदोरफ्त का हक दिया जाए, कश्मीर पर, पूरे कश्मीर पर जॉइंट कंट्रोल हो दोनों मुल्कों का, और फिर कुछ अरसे के लिए इसे उन्हें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कश्मीर रियासती हुकूमत को दे दी जाए। लेकिन अब इन हालात में ये करना जो है ना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब भारत ने उसको यूनियन का, भारतीय यूनियन का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है। तो ये एक उन्होंने आइनी तौर पे उसे अपने साथ शामिल किया जो उनके तहत है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ ये तो उनका आइन है ना, वो उनका आइन हम पे तो फर्ज नहीं ना, हमने तो नहीं मानना। नहीं, हम नहीं मानते, लेकिन हमें अपने अंदर इतनी कुव्वत पैदा करनी चाहिए कि हम जो है वो भारत से ये बात मनवाएं कि ये भारत कभी भी गुफ्त शनीद की टेबल पे नहीं आता, क्योंकि जिस फरीक का मौक़िफ़ कमज़ोर होता है वो कभी टेबल पे नहीं आता, क्योंकि वो समझता है कि मैं अगर बातचीत की टेबल पे बैठूंगा तो मैं हार जाऊंगा, और इसीलिए वो किसी तीसरे मुल्क की सालसी भी नहीं मान रहा। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को आखिर भारत के साथ जंग करनी है, एंड यही होना है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग करनी है। और जैसे कि मोदी कहता है कि मैं 10 रोज़ में पाकिस्तान को फतह कर लूँगा, तो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को भी चाहिए कि उसके बयान में ऐसे करें कि वो भी कहे कि हम भी 1 हफ्ते में लाल किला पर अपना झंडा लहरा देंगे, जैसे कि हमारे कई तंजीमें ये दावा करती हैं। और फिर ये दावा भी ठीक होगा, क्योंकि पाकिस्तान को खामोश नहीं रहना, इंडिया के हर बात का मुंह तो पाकिस्तान में अगर कब्जा करना हो, मैं समझता हूँ 7 दिन भी बहुत हैं। सिर्फ 7 घंटों में इंडिया तबाह बर्बाद हो सकता है। इंडिया जो है उसका नामो निशान सफ़ा हस्ती से मिट सकता है। इतनी ये कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हम लोग क्योंकि जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, मुसलमान हैं हम, बिला वजह खून खराबा नहीं चाहते, इसलिए भारत के लिए ये एक सबक है कि वो इस सबक को सीखते हुए पाकिस्तान के साथ दोस्ताना जो माहौल है उसको बरकरार रखें। हम दोनों मुल्क बिल्कुल साथ साथ हैं। एक लाइन क्रॉस करेंगे तो हम भारत में होंगे, वो एक लाइन क्रॉस करेंगे तो पाकिस्तान में होंगे। हमारी तजारत, हम दोनों मुल्क तजारत में बहुत आगे जा सकते हैं। इसी तरह जैसे हम चाइना से तजारत करते हैं, हम बाकी मुल्कों से करते हैं। यही बात तो बर्दाश्त नहीं हो रही भारत से और अमेरिका से, जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है, पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, यही सबसे बड़ी बात है। इसका फायदा सबको होगा, भारत को भी होगा। लेकिन ये कि भारत ज़्यादा फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है पाकिस्तान को होगा, इसमें सनतें लगेंगी और यहीं से सारा बता रहा हूँ कि आबनाए मलाका के बाद यही एक ऐसा कॉरिडोर है जिससे चीन सर्वाइव कर सकता है, गर्म पानी तक रसाई कर सकता है, और उसकी लागत जो है ना चीन की सामान की तरसील में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसमें कम अज़ कम 80 से लेके 75 से 80% जो है ना उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि भारत का अपना कोई ज़ाती फैसला नहीं होता। भारत तो एक मोहरा है, और ख़ासकर मोदी जो है वो किसी और के एजेंडे पे काम करते हैं, वो कठपुतली हैं। और आपको पता है कि जो पुतलियाँ होती हैं वो उंगलियों के इशारों पे नाचती हैं, तो इनके पीछे कौन है? वो बड़ी ताकतें हैं जिनकी वजह से आज तक ये महाराज जी कश्मीरी तो अब कश्मीरियों ने ये ठान लिया कि वो
आखिरी सांसों तक, आखिरी दम तक, आखिरी कश्मीरी तक, जैसे भी समझ लें रहू की आखिरी बूंद तक वो भारत का मुकाबला करेंगे और भारत के साथ भारत से अपनी आज़ादी को छीनेंगे। कश्मीरियों का ये कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जी बिल्कुल जी, वो तो हमने देख लिया, वो जोर जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो दोस्तों कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर है, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ खड़ा है। ना सिर्फ इनका दिल कश्मीरियों के साथ रखता है, इनकी जान भी कश्मीरियों के लिए हाजिर है। बिल्कुल सही तो कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम इनके साथ हैं। कल इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, जवान, बूढ़ा सभी कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहा होगा। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। और गुलजार साहब आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सो मच, आप कश्मीर के मतलब तो इतने मोहब्बत रखते हैं। तो दोस्तों आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।